नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने सेकेंड ईयर की फिज़िक्स पढ़ रहे हैं और इसके अंदर अपनी जो यूनिट है वो थर्ड यूनिट चल रही है ऊष्मागतिकी। और आज अपने ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अपने ऊष्मागतिकी ताप पैमाना पढ़ रहे हैं और इसके अंदर अपने बिल्कुल लास्ट जो समीकरण व्युत्पन्न कर चुके हैं उसमें अपने लिखा था टो एस माइनस का टो आई और किसके इक्वल था, 100 के इक्वल था। ठीक है, यानी अपने जो ऊष्मागतिकी ताप पैमाना है उसके अंशों का मान जो है वो ज्ञात कर चुके हैं। आज जो अपने टॉपिक पढ़ेंगे वो अपना टॉपिक है अज्ञात ताप ज्ञात करना। तीसरा टॉपिक अपने इसमें है और टॉपिक का नाम है अज्ञात ताप ज्ञात करना। यानी अपने पास में क्या है, कोई ऊष्मागतिक ताप पैमाना है और इसकी सहायता से अपने को क्या करना है, अज्ञात ताप का मान ज्ञात करना है। तो अपने इसके लिए मान लेते हैं कि हमारे पास में एक कार्नो इंजन है। हमारे पास में क्या है, कोई एक कार्नो इंजन है जो क्या करता है, अपने क्वथनांक कार्नो इंजन है, ये क्वथनांक टो एस पर Q1 ऊष्मा अवशोषित करता है और इमांक टो आई पर QI ऊष्मा जो है वो क्या करता है, ये तो अवशोषित कर रहा है और ये ऊष्मा वो क्या कर रहा है, विसर्जित कर रहा है। विसर्जित कर रहा है या उत्सर्जित कर रहा है। तो ये क्वथनांक टो एस पर QS ऊष्मा अवशोषित कर रहा है और इमांक टो आई पर QI ऊष्मा क्या कर रहा है, विसर्जित कर रहा है या निष्कासित करता है। तो इससे अपने क्या लिख सकते हैं, इससे अपने लिख सकते हैं कि टो एस जो है वो और टो आई जो है इन दोनों का अनुपात किसके बराबर होगा, QS अपॉन QI के बराबर होगा। कार्नो चक्र जो होता है वो आपने पढ़ा है। कार्नो चक्र के लिए अपने क्या लिख सकते हैं, जैसे अब वहाँ आपने लिखा था T2 अपॉन T1 या T1 अपॉन T2 जो है वो किसके बराबर था, Q1 अपॉन Q2 के, या T2 अपॉन T1 करते हो तो Q2 अपॉन Q1 और T1 अपॉन T2 करते हो तो Q1 अपॉन Q2 आता है। वैसे ही यहाँ QS तो यहाँ टो एस तो यहाँ QS, यहाँ टो आई तो यहाँ क्या आएगा, ये QI आएगा। दोनों साइड से अपने एक को माइनस करते हैं, दोनों साइड से एक को यहाँ क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ये बनेगा। यहाँ एलसीएम कौन आता है, इस साइड से देखें तो यहाँ एलसीएम आता है टो आई और इस साइड जो है एलसीएम आता है QI, जिससे ये बनता है टो एस माइनस टो आई और ये बराबर बनता है QS माइनस का QI, यानी टो एस माइनस टो आई और ये टो एस माइनस टो आई और ये बनता है QS माइनस का QI। यहाँ से अगर अपने टो आई का मान ज्ञात करना हो, किसका मान ज्ञात करना हो, टो आई का मान ज्ञात करना हो तो टो आई इस साइड आ जाएगा, जिससे ये बनता है टो एस माइनस का टो आई, टो एस माइनस का टो आई और भाग में कौन आता है, QS माइनस का QI। ठीक है, और ऊपर गुणा में कौन चला जाएगा, QI चला जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि अपने जो टो आई है ये अगर ऊपर चला जाता है तो ये टो एस माइनस का टो आई ऊपर रहेगा और इसके भाग में कौन आ जाएगा, ये टर्म जो है इसके भाग में आ जाएगी और ये जो टर्म है कहाँ चली जाएगी, इसके गुणा में चली जाएगी, जैसा कि अपने वहाँ पर किया हुआ है। और ये जो है ये क्या है अपने पास में, जो अपने बिल्कुल लास्ट कल टॉपिक पढ़ा था, टो एस माइनस टो आई इक्वल अपने क्या लिखा था, 100 लिखा था। यानी अगर अपने पास में कोई कार्नो इंजन है जो किसके मध्य कार्य कर रहा है, क्वथनांक और इमांक के मध्य कार्य कर रहा है, तो उसका जो क्षेत्रफल ज्ञात किया था उसे 100 भागों में बांटा था, क्योंकि दोनों में अंतर 100 का होता है। तो इन दोनों का मान जो है किसके बराबर है, 100 के बराबर है और ये क्या बनता है, QS माइनस QI। ठीक है, ये अपने पास में समीकरण आ जाती है, जिससे अपने पास में टो आई जो है वो किसके इक्वल आ जाता है, 100 QI अपॉन QS माइनस QI आ जाता है। इससे अपने क्या कर सकते हैं, ताप टो आई का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ताप टो आई का मान इससे क्या है, ज्ञात किया जा सकता है। इससे ताप टो आई ज्ञात किया जा सकता है। अब अपने पास में मान लेते हैं कि कोई इंजन है, कोई एक कार्नो इंजन है जो क्या कर रहा है, अज्ञात ताप टो और हिमांक
टो आई के मध्य क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। यानी अपने पास में क्या है, कोई एक कार्नो इंजन है जो अज्ञात ताप टो और इमांग टो आई के मध्य क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। ये अगर टो पर क्यू ऊष्मा ग्रहण करता है, यदि ये टो पर क्या करता है, क्यू ऊष्मा ग्रहण करता है, क्यू ऊष्मा ग्रहण करता है, तो इससे अपने टो अपॉन टो आई जो है, इससे अपने टो अपॉन टो आई जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, क्यू अपॉन क्यू आई के बराबर आ जाएगा। टो आई अज्ञात ताप किसके बराबर आ जाएगा, ये टो अज्ञात ताप जो है वो किस, टो अपॉन टो आई किसके बराबर आ जाएगा, क्यू अपॉन क्यू आई के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर टो क्या है, आपका अज्ञात ताप है। आप लोग क्या कर सकते हो, टो आई का मान निकाल करके उपरोक्त समीकरण में रख सकते हो, और जैसे ही अपने टो आई का मान रखेंगे अपने पास में एक फॉर्मूला आएगा और उसकी सहायता से अपने क्या कर सकते हैं, अज्ञात ताप का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से आप टो आई जो है वो क्या करोगे, इस समीकरण के अंदर रख दोगे। टो आई आपको रखना है, तो देखिए ये कुछ ऐसा बनेगा ना, टो आई बराबर टो क्यू आई अपॉन क्यू, ये टो आई इधर, ये टो आई और ये टो क्यू आई एक साथ और अपॉन में क्यू, इसे रखो आप लोग इस समीकरण में। अगर इस समीकरण में आप लोग लिखते हो तो ये समीकरण जो है टो क्यू आई अपॉन क्यू किसके बराबर आती है, 100 क्यू आई अपॉन क्यू एस माइनस क्यू आई के। यहाँ से आप लोग देख सकते हो क्यू आई से क्यू आई क्या हो जाता है, कैंसिल, और जो टो है अगर आपको नीचे दिख रहा हो, ऊपर लिख देता हूँ भी, तो टो किसके बराबर आ जाएगा, 100 क्यू अपॉन क्यू एस माइनस क्यू आई, क्या आ जाएगा, टो इक्वल 100 क्यू अपॉन क्यू एस माइनस क्यू आई। और यहाँ जो ये सूत्र बना है, इस सूत्र से आप क्या कर सकते हो, अज्ञात ताप टो का मान ज्ञात कर सकते हो। जो अपने पास में अज्ञात ताप टो आया है, इसका मान आप क्या कर सकते हो, इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हो। आई बात समझ में, यानी अज्ञात ताप टो किसके बराबर है, 100 क्यू अपॉन क्यू एस माइनस क्यू आई के अनुपात के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से अपने अज्ञात ताप जो है वो ज्ञात हो जाता है। देखिए हमने कुछ नहीं किया है, अपने अज्ञात ताप का मान ज्ञात करना है। मान लिया कार्नो इंजन जो है वो कवथनांक और इमांग के मध्य कार्य कर रहा है। कवथनांक पर क्यू एस ऊष्मा अवशोषित करता है और क्यू आई ऊष्मा विसर्जित करता है। तो कार्नो चक्र के सिद्धांत से ये लिख सकते हैं, दोनों साइड से एक को माइनस किया, इसे सोल्व करके टो आई का मान ज्ञात किया। अब जो इंजन है अपना वो मान लेते हैं अज्ञात ताप और इमांग के मध्य कार्य कर रहा है, और अज्ञात ताप पर क्या कर रहा है, ये क्यू ऊष्मा ग्रहण कर रहा है। तो ये कार्नो चक्र के सिद्धांत से लिखा जाएगा, और टो आई का मान निकाल करके इसमें रख दोगे तो ये सूत्र आपको प्राप्त हो जाएगा, टो बराबर 100 क्यू अपॉन क्यू एस माइनस का क्यू आई। ठीक है, अब अपने तुलना कर लेते हैं, तुलना करते हैं ऊष्मागतिक ताप पैमाने और गैस ताप पैमाने की। ठीक है, ऊष्मागतिक ताप पैमाने और गैस ताप पैमाने की अपने क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ऊष्मागतिक ताप पैमाना और तुलना करनी है इसकी ताप पैमाने की गैस ताप पैमाने से तुलना। ठीक है, यहाँ आपको क्या करनी है, तुलना करनी है किसकी, किससे, ऊष्मा गतिकी ताप पैमाने की गैस ताप पैमाने से क्या करनी है, अपने को तुलना करनी है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई इंजन है और जो गैस ताप मापी है या जो गैस ताप पैमाना है, इसके द्वारा मापे गए दो तापों T1 और T2 केल्विन के मध्य क्या कर रहा है, कोई ऊष्मा इंजन कार्य कर रहा है। तो उसकी दक्षता का क्या सूत्र होगा, उसकी दक्षता का सूत्र होगा ईटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, अब अपने इसी के लिए क्या करते हैं, ऊष्मागतिक ताप पैमाने द्वारा यही जो इंजन है इसके ताप को किससे मापते हैं, ऊष्मागतिक ताप पैमाने से मापते हैं। और
उष्मागतिक ताप पैमाने द्वारा जो मापा जाएगा वो मापा जाएगा टो आई, ये टो 1 और टो 2। तो इसकी दक्षता क्या आ जाएगी, इसकी दक्षता आ जाएगी ईटा इक्वल 1 माइनस टो 2 अपॉन टो 1 आ जाएगी और समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगी। देखिए दोनों किसका मान है, दोनों के दोनों दक्षताओं के मान है, तो दोनों समीकरणों को आप लोग क्या कर सकते हो, एक दूसरे के तुल्य रख सकते हो। अगर तुल्य रखो तो ये बनता है 1 माइनस T1, ये 1 माइनस T2 अपॉन T1 और 1 माइनस टो 2 अपॉन टो 1। सोल्व करने पर क्या बनता है, T2 अपॉन T1 किसके बराबर, टो 2 अपॉन टो 1 के बराबर। ठीक है, यहाँ से आप लोग लिख सकते हो कि ये जो दोनों ताप पैमाने हैं, इन ताप पैमानों की दोनों तापों पर जो निर्भरता है वो क्या प्राप्त हो रही है, समान प्राप्त हो रही है। ठीक है, यानी अपने इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए अपने लिख सकते हैं कि जो अपने दोनों के तापों का जो अनुपात है वो अनुपात क्या प्राप्त हो रहा है, समान प्राप्त हो रहा है। T2 अपॉन T1 किसके बराबर प्राप्त हो रहा है, टो 2 अपॉन टो 1 के बराबर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ से तो T2 को आप 0 करते हो तो टो 2 भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जिससे इंजन की दक्षता आपको क्या प्राप्त हो जाती है, 100% प्राप्त हो जाती है। यानी परम शून्य ताप की जब बात की जाएगी तो दोनों ही इंजन जो है वो क्या व्यक्त करेंगे, आदर्श इंजन को व्यक्त करेंगे और आदर्श कार्नो इंजन को व्यक्त करेंगे। यानी इसकी दक्षता कितनी दर्शाएंगे, ये दोनों ही इंजन 100% दक्षता जो है वो इसकी दर्शाएंगे। इसके अलावा दोनों ताप पैमानों की अगर अपनी बात करें तो दोनों में जल का जो क्वथनांक और जो हिमांक है, क्वथनांक और हिमांक जो है जल का, ये ताप पैमाना जो है उष्मागतिकी ताप पैमाना जो है इसमें ये 100 के बराबर प्राप्त होता है, ये कल हम लोगों ने देखा था। और जो ये गैस ताप पैमाना होता है इसमें ये 100 के बराबर होते हैं। ऐसा हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं कि ये किसके बराबर होता है, क्वथनांक और हिमांक का अंतर किसके बराबर, 100 के बराबर प्राप्त होता है। और अपने जो उष्मागतिकी ताप पैमाना है टो एस माइनस टो आई, ये किसके बराबर आता है, 100 के बराबर आता है। ऐसा हम लोग कल जो अपने वीडियो था उसमें पढ़ चुके हैं। तो दोनों इंजनों में ये कुछ एक क्या है, समानताएं, दोनों के लिए ये दक्षताओं के सूत्र प्राप्त होते हैं, दोनों के लिए जो इनके तापों का अनुपात है बराबर प्राप्त होता है। दोनों में ही अगर आप लोग क्या करते हो, परम शून्य ताप की बात करते हो सिंक के लिए T2 अपॉन 0, टो 2 अपॉन 0, तो दोनों से ही दक्षता कितनी प्राप्त हो जाती है, आपको 100% प्राप्त हो जाती है। और दोनों से ही आप लोग देख सकते हो कि जो जल का क्वथनांक है और जो जल का हिमांक है, दोनों के लिए जो अंतर है वो किसके बराबर प्राप्त होता है, 100 के बराबर प्राप्त होता है। ठीक है, अब अपने आगे ये बोल रहे हैं कि अगर अपने कार्नो इंजन की बात करें जो किसके मध्य कार्य कर रहा है, जो क्वथनांक और हिमांक के मध्य कार्य कर रहा है। किसके मध्य कार्य कर रहा है अभी, क्वथनांक और हिमांक के मध्य कार्य कर रहा है। तो अब इसमें इनकी दक्षता जो होगी वो अपने कैसे लिखेंगे, दक्षता लिखेंगे ईटा 1 माइनस टो आई अपॉन टो एस, किसके बराबर, 1 माइनस टी आई अपॉन टी एस के, ऐसा अपने लिखेंगे। तो आप लोग देख सकते हो अगर अपने ऐसा लिख देते हैं तो यहाँ से तो एलसीएम आता है टो एस, तो ये बनता है टो एस माइनस का टो आई, और यहाँ से ये है टी एस और ये किसके बराबर बनता है, टी एस माइनस टो आई के बराबर बनता है। अगर ऐसा है तो ये अंतर किसके बराबर है, 100 के, और ये अंतर भी किसके बराबर है, 100 के। 100 अपॉन टो एस और 100 अपॉन टी एस, ये टी है टी, ऐसा बनता है। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाता है और टो एस किसके बराबर आ जाता है, टी एस के बराबर आ जाता है। जब ये बराबर है तो सीधी सी बात है ये ताप भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इनके अनुपात क्या है, बराबर है। तो टो एस किसके बराबर, टी एस के बराबर, तो टो आई भी किसके बराबर होगा, टी आई के अपने बराबर होगा। ठीक है, ये अपने कुछ एक बातें थी जिससे अपने को पता चलता है कि यहाँ जो अपने ये ताप पैमाने लिए हैं इन दोनों के लिए ही ताप क्या प्राप्त हो रहे हैं, अपने को समान प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये भी अपने देख लिए कि क्वथनांक और हिमांक जो है वो दोनों के लिए क्या प्राप्त हो रहे हैं, समान प्राप्त हो रहे हैं। दोनों के लिए अंतर अपने देख चुके हैं, अंतर दोनों के लिए कितना प्राप्त हो रहा है, 100 प्राप्त हो रहा है। और एक भाग का मान अगर दोनों के लिए देखें तो एक भाग का मान भी दोनों के लिए कितना प्राप्त हो रहा है, 1 डिग्री प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इन सभी बातों से पता चलता है कि अपने जो उष्मागतिकी ताप पैमाना है वो किसके तुल्य है, उष्मागतिकी ताप पैमाना जो है वो आदर्श, ये जो अपने गैस ताप पैमाना है इसके तुल्य है। ठीक है, तो ये अपने तुलना थी गैस ताप पैमाने की उष्मागतिक ताप पैमाने से। अपने
यूनिट का लास्ट टॉपिक अपने देखते हैं इसमें, वो है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम जो अपने को निरपेक्ष एंट्रोपी के बारे में बताएगा, परम शून्य ताप के बारे में बताएगा कि असंभव है, एंट्रोपी के बारे में बताएगा कि एंट्रोपी सार्वत्रिक नियतांक होती है, एंट्रोपी अधिकतम होती है, एंट्रोपी जो है वो अपने शून्य मान सकते हैं। ये सारी बातें, एंट्रोपी का मतलब अव्यवस्था होता है, ठीक है। इन सभी बातों के बारे में अपने को बताएगा ऊष्मागतिकी का तृतीय, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, ठीक है। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, और इसी को बोला जाता है नेनर्स्ट ऊष्मा प्रमेय। नेनर्स्ट ऊष्मा प्रमेय, ठीक है, नेनर्स्ट ऊष्मा प्रमेय बोला जाता है, ठीक है। अब देखो अपने इसके अंदर एक तो आपको पता होना चाहिए, ये जो नेनर्स्ट बोल रहे हैं इसी को नैनसल्ट भी बोला जाता है, नैनसल्ट ऊष्मा प्रमेय, ठीक है। पर अपने ये नेनर्स्ट होता है, नेनर्स्ट अपने नैनसल्ट बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। और इसी को अपने क्या बोला जाता है, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम बोला जाता है। देखिए अब तक अपने जो बात कर रहे हैं ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की, तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम किसके बारे में बताता है, एंट्रोपी के बारे में अपने को बताता है। परंतु ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में आप लोगों ने देखा होगा कि एंट्रोपी बताई जाती है दो अवस्थाओं के मध्य की, यानी किसके मध्य की एंट्रोपी बता रहा है, ये दो अवस्थाओं के मध्य की एंट्रोपी बता रहा है। जैसे आपको याद होगा आपने हर बार क्या किया है, S2 S1 किया है, यानी दो अवस्थाओं के मध्य एंट्रोपी का मान क्या कर रहा है, ये अपने को बता रहा है। परंतु जो निरपेक्ष एंट्रोपी होती है, इस निरपेक्ष एंट्रोपी का मान जो है वो अपने ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की सहायता से ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए अपने को ज़रूरी होता है एक निर्देश तंत्र की, ठीक है। इस कमी को दूर करने के लिए नेनर्स्ट जो है उसने क्या किया, एक सिद्धांत दिया, यानी निरपेक्ष एंट्रोपी को ज्ञात करने के लिए जो नेनर्स्ट है इसने क्या किया, इस नेनर्स्ट ने एक सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत को ही क्या बोला जाता है, इस सिद्धांत को ही बोला जाता है नेनर्स्ट ऊष्मा प्रमेय, ठीक है। नेनर्स्ट या नैनसल्ट जो भी बोलते हो, इसने क्या किया, एक सिद्धांत दिया, किसके लिए, निरपेक्ष एंट्रोपी के लिए, और इसी को अपने क्या कहते हैं, इसी को अपने कहते हैं नेनर्स्ट ऊष्मा प्रमेय। देखिए ये सिद्धांत जो है अपने क्या होता है, ये सिद्धांत है कि परम शून्य ताप पर संघनित तंत्र की सभी अभिक्रियाएं तंत्र की एंट्रोपी में बिना परिवर्तन किए हुए अग्रसर होती है। कि परम शून्य ताप पर, ये कथन वगैरह याद रख लेना भैया आप लोग ढंग से, क्योंकि और कुछ है नहीं, इसमें कथन ही है। जो नेनर्स्ट है इसका कथन है कि परम शून्य ताप पर किसी संघनित तंत्र की सभी अभिक्रियाएं, किसी संघनित तंत्र की सभी अभिक्रियाएं, संघनित तंत्र की सभी अभिक्रियाएं उस तंत्र की एंट्रोपी में बिना परिवर्तन किए हुए अग्रसर होती है। इसी को अपने क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है नेनर्स्ट ऊष्मा प्रमेय, ठीक है। इसी को अपने क्या कहते हैं, नेनर्स्ट ऊष्मा प्रमेय कहते हैं। और दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था फाउलर और दूसरे का नाम था गगनहाइम। दो वैज्ञानिक थे, एक तो था गगनहाइम और एक था फाउलर। इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने इसे बताया कि, इन दोनों ने बताया ये जो
ऊष्मागतिक ये अपने नैनोस्ट ऊष्मा प्रमेय ये क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग इसे क्या कह सकते हैं, ऊष्मागतिकी का तर्कीय नियम कह सकते हैं। यानी इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, इन दोनों वैज्ञानिकों ने ये जो नैनोस्ट ऊष्मा प्रमेय है इसी को क्या नाम दे दिया, इसी को इन्होंने नाम दे दिया ऊष्मागतिकी का तर्कीय नियम। और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, अपने अनुसार इसे थोड़ा सा रूपांतरित किया। इन्होंने बोला कि किसी तंत्र की एंट्रोपी परम शून्य ताप पर क्या होती है, सार्वत्रिक नियतांक होती है। इन्होंने क्या बोला कि परम शून्य ताप पर एंट्रोपी जो है वो क्या होती है, सार्वत्रिक नियतांक होती है। और सुविधा की दृष्टि से अपने इसे कितना मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं। ठीक है, इन दोनों ने क्या बोला, इन दोनों ने बोला कि परम शून्य ताप पर एंट्रोपी जो है वो क्या होती है, सार्वत्रिक नियतांक होती है। और सुविधा की दृष्टि से इसे क्या मान लेते हैं, इसे अपने शून्य मान लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक कथन और है, एक कथन और है, वो है मैक्स प्लांक का। मैक्स प्लांक अपने को बोलता है कि परम शून्य ताप पर ठोस द्रव सभी की एंट्रोपी क्या होती है, शून्य होती है। परम शून्य ताप पर ठोस द्रव सभी अवस्थाओं की एंट्रोपी क्या होती है, ठोस द्रव इन सभी की एंट्रोपी क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, जो मैक्स प्लांक है इसने क्या बताया, इसने बताया कि न केवल उस तंत्र की एंट्रोपी जीरो होती है बल्कि उस तंत्र के अंदर जितनी अवस्थाएं हैं, जो पदार्थ है उसकी जितनी अवस्थाएं हैं, ठोस द्रव गैस, उन सभी अवस्थाओं की एंट्रोपी क्या होती है, शून्य होती है। तो ये कुछ एक कथन है, एक दो कथन आपके और भी दिए। एक कथन आपके दिया गया है लेविस और रेंडल नाम के वैज्ञानिक का। लेविस और रेंडल नाम के वैज्ञानिक का दिया गया है। ये अपने को बताता है ये अपने को बताता है कि अपने पास में जो भी पदार्थ होते हैं उनकी एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, उनकी एंट्रोपी हमेशा धनात्मक होती है, परिमित होती है। परंतु परम शून्य ताप पर एंट्रोपी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ये अपने को बोलता है कि जितने भी तंत्र है उन सभी की एंट्रोपी क्या होती है, परिमित होती है और धनात्मक होती है। परंतु परम शून्य ताप पर ये एंट्रोपी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। और जो हमारे पास में क्रिस्टलीय पदार्थ है, इसने ये बात भी अलग से जोड़ी कि जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं इनकी एंट्रोपी का मान तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, इनकी एंट्रोपी का मान तो निश्चित रूप से शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास में कथन है इसका लेविस और रेंडल का। इसके अलावा अपने ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम में कुछ एक बातें और भी बताई गई है। जैसे अगर अपने प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली अपने बताया गया है कि जो अपने पास में गोल होते हैं या जो अक्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, जो गोल अक्रिस्टलीय पदार्थ और अति स्थितित द्रव होते हैं, क्या क्या होते हैं, जो अपने पास में गोल होते हैं या अति स्थितित द्रव होते हैं या अक्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, इनकी एंट्रोपी का मान परम शून्य ताप पर क्या प्राप्त नहीं होता है, शून्य प्राप्त नहीं होता है। देखिए ये तो हमारे पास में कुछ एक कथन है, इन कथनों को आप लोग ढंग से याद रख लेना, क्योंकि जब ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम एग्जाम में आपके आता है तो ये 5 नंबर का बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो 3 या 5 मान करके चलो, कम से कम 3 नंबर का और 5 नंबर का ज़्यादातर टाइम इसे पूछा गया है पुराने पेपर्स में। और जो पूछा गया है प्रश्न उसमें बोला जाता है कि नैनोस्ट ऊष्मा प्रमेय क्या होती है, इसका वर्णन कीजिए या ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम का वर्णन कीजिए। तो उसमें आपके पास में कैलकुलेशन इसमें है नहीं, बस कुछ एक बातें हैं जिसके अंदर अपने जो ST है उसका मान जो है वो ज्ञात किया गया है। उसके अलावा इसमें सारे कथन जो है वो दिए गए हैं। कुछ एक कथन इसमें एंट्रोपी के बारे में, और लास्ट में जब आप इसे पढ़ोगे तो कुछ एक कथन इसके बारे में जो वो परम शून्य ताप के बारे में, कि परम शून्य ताप जो वो प्राप्त करना असंभव है। ठीक है, तो इन कथनों के बाद में दिया गया है कि प्रैक्टिकली अगर अपने देखें तो गोल, अतिस्थितित द्रव और जो क्रिस्टलीय पदार्थ है इनकी एंट्रोपी का मान परम शून्य ताप पर क्या प्राप्त नहीं होता है, शून्य प्राप्त नहीं होता है। अब क्यों प्राप्त नहीं होता है, इसकी जब व्याख्या की गई तो इसके बारे में बताया गया कि जो अपने पास में एंट्रोपी होती है, जो क्या होती है, एंट्रोपी होती है, उस एंट्रोपी का मतलब होता है अव्यवस्था। यानी आप आज तक आप लोग सिर्फ यही पढ़ते आए हो, ये एंट्रोपी जो होती है उसका मतलब क्या होता है, अव्यवस्था होती है। अपने इतना सारा पढ़ने के बाद में
ये आप वाली बात आई है जो आप लोग जानते हो कि एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, अव्यवस्था होता है। तो ये तो अपने बिल्कुल लास्ट की बात है, इससे पहले ये सारी बातें हैं जो आप लोगों ने अब तक पढ़ी है। तो एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी का मतलब होता है अव्यवस्था। और ये जो पदार्थ होते हैं, अतिशीतल द्रव, अक्रिस्टलीय पदार्थ और घोल, इन पदार्थों की जब संरचना देखी जाती है तो परम शून्य ताप पर इनकी संरचना में क्या मिलती है, अपने को अव्यवस्थाएं मिलती है। यानी इनकी जो संरचनाएं होती है वो क्या नहीं होती, व्यवस्थित नहीं होती। जब इनकी संरचनाएं व्यवस्थित नहीं है तो एंट्रोपी का मतलब क्या है, एंट्रोपी का मतलब है अव्यवस्था। और इनकी संरचना में अव्यवस्था होने के कारण परम शून्य ताप पर भी इनकी एंट्रोपी जो है उसका मान क्या प्राप्त नहीं होता, अपने को शून्य प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, और ये आपको पता ही है कि अव्यवस्था का मान जितना अधिक होता है एंट्रोपी का मान उतना ही ज़्यादा क्या है, अधिक होता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा अव्यवस्था होगी एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके अंदर कुछ एक अपने गणितीय बात करें तो एंट्रोपी को लिखने का जो तरीका रहता है, तृतीय नियम जो है इसका अगर आपको बोले कि गणितीय रूप लिखिए तो गणितीय रूप के अंदर आप लोग देखिए इसे कैसे लिखेंगे, लिमिट लगा करके अपने इसे लिखेंगे लिमिट t टेंड्स टू 0 और एस टी अपने क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे लिमिट t टेंड्स टू 0 और एस टी जो है किसके बराबर, 0 के बराबर। ये अपने पास में क्या है, जो ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम है इसका गणितीय रूप है। ठीक है, गणितीय रूप क्या है, लिमिट t टेंड्स टू 0 एस टी इक्वल 0। अगर इस नियम की बात करें तो इस नियम के द्वारा अपने क्या कर सकते हैं, निरपेक्ष एंट्रोपी की गणना कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको इस बात का तो पता है ना कि अपने जो द्वितीय नियम है वो क्या बताता है, वो बताता है ds इक्वल क्या होता है, dq बटा t होता है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या बताता है कि हमारा जो ds है किसके बराबर होता है, dq बटा t के बराबर होता है। और अगर अपने आगे बात करें तो आप लोग नियत ताप की अगर बात, ये नियत दाब की अगर बात करते हो, नियत दाब की, तो ds को आप क्या लिख सकते हो, ds बराबर cp dt अपॉन t आप लोग लिख सकते हो। ये जो समीकरण लिखी गई है ये अपने किस पर लिखी है, ये समीकरण लिखी गई है नियत दाब पर। अब अपने बात कर लेते हैं किसी ठोस की जिसे 0 केल्विन से T केल्विन तक क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। 0 केल्विन से T केल्विन तक अपने क्या किया जाता है, इसे गर्म किया जाता है। जब इसे गर्म किया जाता है तब अपने क्या लिखते हैं, एंट्रोपी में परिवर्तन डेल एस इक्वल अपने लिखते हैं एस टी माइनस का एस 0। यानी हमारे पास में कोई एक ठोस है जिसे अपने 0 केल्विन से T केल्विन तक क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो डेल एस बराबर एस टी माइनस एस 0 और 0 से T तक अपने क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण का समाकलन करना पड़ेगा dp dt बटा t। ठीक है, यानी आपका जो एस टी है वो किसके इक्वल है, वो एस 0 प्लस 0 से t और cp dt अपॉन t है। और शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ के लिए इस एंट्रोपी का मान क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, क्योंकि ये 0 केल्विन ताप पर क्या है, अपने पास में एंट्रोपी है। 0 केल्विन ताप पर एंट्रोपी है, तो यहाँ पर आपको जो एंट्रोपी है, निरपेक्ष एंट्रोपी है, उसका मान एस टी कितना प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा 0 से t cp dt अपॉन t। ठीक है, ये मान आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है एस टी का। और ये अपने पास जो एस टी है वो क्या है, निरपेक्ष एंट्रोपी कहलाती है। और किसी भी ताप पर पदार्थ की एंट्रोपी परम शून्य ताप से क्या होती है, अधिक होती है। इस बात का आप लोग क्या रखोगे, हमेशा ध्यान रखोगे कि ये जो एस टी है ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में निरपेक्ष एंट्रोपी है। कुछ एक कथन और है, फटाफट सुन लीजिए आप इन्हें। एक तो है कि परम शून्य ताप प्राप्त करना क्या है, असंभव है। एक ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसी भी प्रक्रिया के द्वारा चाहे वह कितनी ही आदर्श क्यों ना हो, परम शून्य ताप अपने प्राप्त नहीं कर सकते। अपने ये क्या बोलती है, अपने कुछ एक कथन दिए गए हैं, वो बोलते हैं कि अपने किसी भी प्रक्रिया के द्वारा चाहे वो कितनी ही आदर्श क्यों नहीं हो, उसके द्वारा परम शून्य ताप अपने क्या नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। परम शून्य ताप प्राप्त करना क्या है, असंभव है। ठीक है, इसलिए अपने इसे परम शून्य ताप की अनुगम्यता का नियम भी क्या कहते हैं, अपने इसे क्या कहते हैं, परम शून्य ताप की अनुगम्यता का नियम। ठीक है, परम शून्य ताप की अनुगम्यता का नियम, ये भी एक कथन है कि अपने कोई भी प्रक्रम चाहे वो कितना ही आदर्श क्यों नहीं हो, उसके द्वारा अपने परम शून्य ताप प्राप्त नहीं कर सके। और सीधा सीधा अपने बोल सकते हैं कि परम शून्य ताप जो है वो प्राप्त करना क्या है, असंभव है। ठीक है, तो अपने क्या बोल सकते हैं कि परम शून्य ताप प्राप्त करना असंभव है। ये भी क्या है, अपने पास में एक कथन है। ठीक है, इसके बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ऊष्मागतिकी का ये तृतीय नियम हम लोगों ने पढ़ा है, ये अपने को
फर्स्ट नियम और सेकंड नियम की तरह कोई नई बात नहीं बताते, जैसे ये ऊर्जा संरक्षण वगैरह बता रहा है, ये क्या कर रखा है, एंट्रोपी वगैरह के बारे में बता रहा है, परंतु थर्ड नियम क्या करता है, ये जो नियम अपने पढ़े हैं इन सब की सीमा का निर्धारण करता है और अपनी यूनिट जो है इसी के साथ कंप्लीट हो जाती है। इसे एक बार फिर से पढ़ लेना।